हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती में। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज जो सेशन लेके उपस्थित हैं उसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता पुनः परीक्षा 2021 यूपी टेट का है। और इसमें अगर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियां लेके डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर का भी तिथि आपको दिखेगा 23 जनवरी 2022 को यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। और हमने आपको बताया था कि एक जो कि भाग 1 होता है, पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन में हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और 15 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन से लेकर आज 30 नंबर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो ये सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपी टेट सुपर टेट की अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए देखिएगा आपके सामने ये दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर लाइन है कि तेरी आँखों के इशारे जब तराने बने थे, तेरी आँखों के इशारे जब तराने बने थे, तुझसे मिलने के लाखों बहाने बने थे। ठीक है, तेरी मुस्कुराहटों से जागे थे अरमान, तेरी मुस्कुराहटों से जागे थे अरमान, मदहोश थे नजरे ओठ मैखाने बने थे। मोहब्बत में कदम बढ़ गया जो एक बार, मोहब्बत में कदम बढ़ गया जो एक बार, तब इश्क के दुश्मन ये जमाने बने थे। तुझे पाने के लिए लाख उठाया सितम, तुझे पाने के लिए लाख उठाया सितम, तुम्हें देख कर ही तो तेरे दीवाने बने थे। भूलिए नहीं भूले वो हसीन चंद लम्हे, भूलिए नहीं भूलते वो हसीन चंद लम्हे, जिस दिन हम सफ़र दो अनजाने बने थे। पगडंडी की राह राजपथ में तब्दील हुई, पगडंडी की राह राजपथ में तब्दील हुई। ठीक है, आप अपना नाम जोड़ लीजिएगा साथ में, के साथ कितने अफसाने बने थे। ठीक है, तो ये चंद लाइनें थी। कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताइएगा। और ऐसे ही कोई दीवाने नहीं होता है और बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है। ठीक है, चलिए इस सब से दूर होके हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। और ये रहा आज का हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्मृति, बी कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण, सी कह रहा है कोहलर और डी कह रहा है गेस्टाल्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। आइए आगे चलते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। संवेदना की भांति ही प्रत्यक्षीकरण भी एक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदना अर्थ रहित ज्ञान है और प्रत्यक्षीकरण अर्थपूर्ण ज्ञान है। ये भी आप याद रखिएगा कि संवेदना जब बात की जाती है तो वो अर्थ
रहित ज्ञान होता है। लेकिन वहीं अगर प्रत्यक्षीकरण की बात की जाती है तो यह अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो देखिएगा, बालक खेल रहा है, उसे किसी ने उसका नाम लेकर आवाज़ दिया, जिससे उसे ध्वनि संवेदना हुई और उस ध्वनि को पहचान कर वह अनुमान लगा लेता है कि पिताजी बुला रहे हैं। इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। वुडवर्थ का जो कथन है ये भी देखिएगा कि प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ और वह घटनाओं तथा तथ्यों को जानने की क्रिया है। तो यह जो वुडवर्थ का जो ये आपको सामने दिख रहा होगा स्टेटमेंट, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन में पेपर में यही क्वेश्चन बन के आ जाए, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और क्वेश्चन को आराम से देखना है और करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि थॉर्नडाइक, बी कह रहा है पावलोव, सी कह रहा है कोहलर और डी कह रहा है गेस्टाल्ट। अगर हम बात करते हैं प्रयास व भूल के सिद्धांत, ठीक है, तो इनके 3 सिद्धांत हैं, ठीक है। क्रिया प्रसूत नियम होता है, ठीक है, एक होता है निरंतरता का सिद्धांत और एक होता है अभ्यास का सिद्धांत। तो इन्होंने 3 नियम दिए हैं और ये नियम किसके हैं? तो ये नियम अगर बात करेंगे तो थॉर्नडाइक के हैं। किसके हैं? थॉर्नडाइक के हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, थॉर्नडाइक, ठीक है। इनके 3 नियम हैं, निरंतरता का नियम है, ठीक है, और उसके बाद भूल और प्रयास का नियम है, और उसके बाद आपको एक नियम और इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अभ्यास का नियम। तो इनके 3 नियम हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था 1898 में। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद संबंध सिद्धांत या फिर SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। तो इसके कई सारे नाम हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन पेपर में सिर्फ SR सिद्धांत दे देगा, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि किसने यह दिया है। तो ये भी सिद्धांत दिया है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड। ओके, चलिए आगे देखिएगा। इस सिद्धांत द्वारा उन्होंने यह पता लगाया कि पशुओं और मानवों को सिखाने में प्रयास और भूल का विशेष महत्व है। प्राइस इत्यादि ने लिखा है कि प्रयत्न एवं भूल अधिगम के एक ऐसा अधिगम है जिसमें प्रयोज्य किया कार्य को प्रारंभ करता है, जो कि देखने में कर्महीन लगता है और संयोग से शुद्ध अनुक्रिया होने पर उसके प्रबलित होने तक जारी रहता है। तो ये कथन है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। आगे है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण नियम इन्होंने दिया है। पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा है कि अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ये 3 नियम हैं और ये 3 नियम आप एकदम रट लीजिएगा। एक नियम ज़रूर, आप किसी भी टेट के लिए अगर बैठते हैं एग्ज़ाम में तो वहाँ आपको एक नियम ज़रूर देखने को मिलेगा। या तो आपको तत्परता का नियम मिल जाए, अभ्यास का नियम मिल जाए या प्रभाव का नियम मिल जाए, तो याद रखिएगा। बाकी 5 जो नियम है ना, सहायक नियम है, तो वो कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिएगा। पहला है कि बहु अनुक्रिया का नियम है, मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम है, तत्व प्रबलता का नियम है और अनुरूपता या सदृशता का नियम है तथा सहचार्यात्मक स्थानांतरण का वर्णन करता है। तो ये 5 उपनियम है, ये भी आप याद रखिएगा। 3 तो सबसे महत्वपूर्ण है, ये 3 आप बिल्कुल याद रखिएगा। 5 हर जगह नहीं पूछता है, कभी कभार पूछता है, लेकिन 3 लगभग आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कब की परीक्षा है और कब का इसमें आपको डेट लिखा हुआ नजर आएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, बड़ा ही प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि IQ लेवल फॉर एवरेज इंटेलिजेंट चिल्ड्रेन विल बी बिटवीन, मतलब औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर होता है। तो बुद्धि सामान्य बुद्धि, ठीक है, औसत का होता है सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 90 से 109, बी कह रहा है कि 80 से 89, सी कह रहा है कि 70 से 79 और डी कह रहा है कि 110 से 114। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका हो जाएगा 90 से 109, 90 से 109। बिल्कुल याद रखिएगा, कहीं कहीं ये आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा 90 से लेकर 110, सर्वमान यही होता है, ठीक है। ज़्यादातर आपको किताबों में यही लिखा हुआ मिलेगा 90 से 110 और यहाँ पे 109 दिया है, तो कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, अप्रोक्स इसके इर्द गिर्द ये घूम रहा है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर किताबों में आपको 110 लिखा हुआ मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कि एवरेज बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि 90 से 109 होता है। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि लब्धि की गणना का आधार व्यक्ति की बुद्धि को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है। तो इस जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हम लोग नीचे से देखते हुए चलेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे 25 से नीचे अगर जिसकी बुद्धि IQ है तो वो जड़ बुद्धि कहलाता है, ठीक है, क्या है, जड़ बुद्धि कहलाता है। और उसके बाद 25 से 49 तक जिसकी बुद्धि लब्धि रहती है उसे मूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मूढ़ कहते हैं। 50 से 59 तक जिसकी रहती है उसे मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। और 70 से 79 तक जिसका रहता है उसे निर्बल बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्बल बुद्धि कहते हैं। 80 से 79 तक 89 तक जिसका रहता है उसे मंद बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, मंद बुद्धि। और 90 से 110 जिसका रहता है उसे सामान्य बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य बुद्धि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 110 से 120 या 119, उत्कृष्ट बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट बुद्धि कहते हैं। फिर 120 से 139 आता है प्रखर बुद्धि। क्या कहते हैं, प्रखर बुद्धि। और 140 से जो ऊपर होता है, 140 से ऊपर, इसको 200 ना मानिए, सिर्फ आप मानिए कि 140 से जो ऊपर रहता है वो कितना होता है, प्रतिभाशाली होता है, जीनियस बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये बुद्धि लब्धि के प्रकार हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि वास्तविक शारीरिक बुद्धि बटे वास्तविक बुद्धि इंटू 100 करते हैं, तो ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, बुद्धि लब्धि, ठीक है। तो जब भी आपको बुद्धि लब्धि निकालनी पड़े तो थोड़ा उसको मिस्टेक हो गया था, हम आपको गलत बता दिए हैं, अब आप उसमें सुधार कर लीजिएगा कि मानसिक आयु क्या होता है, मानसिक मतलब माफ़ करिएगा, मेंटल आयु, ठीक है, बटे वास्तविक आयु क्या होता है, वास्तविक आयु होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोनोजियल एज। तो इसे C से प्रदर्शन करते हैं और इंटू होता है 100, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालते हैं IQ, ठीक है। तो IQ निकालते हैं कैसे, मेंटल एज बटे वास्तविक आयु इंटू 100 करेंगे तो आपकी IQ निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वर्नर, बी कह रहा है कि थॉर्नडाइक, सी कह रहा है कि कैटल और डी कह रहा है कि स्किनर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कैटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैटल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल हैं। कैटल का बुद्धि परीक्षण अवाचित अथवा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत है।
बुद्धि परीक्षण कल्चरल फ्री टेस्ट, ठीक है, कल्चरल फ्री टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपको एक चीज़ यहाँ मिल गया, नोट करते हुए बिल्कुल चलिएगा। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि एक आता है और एक आता है ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित होता है, उसे हम कहते हैं तरल बुद्धि, ठीक है। आगे आता है ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि में देखिएगा कि शिक्षा को प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया जाता है, इसे हम कहते हैं ठोस बुद्धि। बुद्धि के दोनों तत्व प्राकृतिक और पोषण पर आधारित होते हैं। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुगत कारकों और द्वारा होता है, जबकि ठोस बुद्धि का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों पर होता है। तो यह आप बिल्कुल ही याद रखिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति का, जब भी विकास की बात आती है, किसकी बात आती है, विकास की, तो विकास ऐसे ही नहीं होता है। विकास की अगर हम बात करते हैं, जब भी विकास की बात की जाएगी, ठीक है, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट दो चीज़ों पर आधारित होता है, ठीक है। एक होता है हेरिडिटी, जिसे हम बोलते हैं वंशानुक्रम, इंटू उसके बाद वातावरण इन्वायरमेंटल, तो डी बराबर एच इंटू ई याद रखिएगा, ठीक है। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल, ये दोनों के बराबर अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, अगर एक भी इसमें से कम ज़्यादा होता है तो नुकसान होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हेगार्डी, बी कह रहा है कि थॉर्नडाइक, सी कह रहा है कि हल, डी कह रहा है कि स्किनर। अगर हम बात करते हैं क्रिया प्रसूत का तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्रिया प्रसूत का जो नियम है किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। देखिएगा, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकन वैज्ञानिक स्किनर ने किया है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन या नैमित्त अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार व्यवहार के परिणाम के होने की संभावना को प्रभावित करते हैं। एक व्यवहार जिसके पश्चात एक सुखदायक उद्दीपन जुड़ा हुआ हो, उसके बार बार होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन यदि दूसरा व्यवहार किसी दंडात्मक उद्दीपन से जुड़ा हो तो उसके होने की संभावना कम होती है, ठीक है। अब इनकी एक किताब है, आप बहुत जगह एग्जाम में देखेंगे कि स्किनर की जो किताब है उसका नाम क्या है, द बिहेवियर ऑफ ऑरिज्म, ठीक है। तो यह किताब आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, किताब बिल्कुल नोट कर लीजिएगा किसने इसको लिखा है, तो किसका प्रतिपादन है, तो ये किताब है स्किनर की, किसकी, स्किनर की। बीएफ स्किनर दो क्रियाओं पर प्रकाश डालते हैं, पहला इनका है कि क्रिया प्रसूत और दूसरा है उद्दीपन प्रसूत, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक है क्रिया प्रसूत का संबंध उत्तेजना से होता है, जबकि उद्दीपन प्रसूत का संबंध उद्दीपन से होता है। क्रिया प्रसूत का उत्तेजना से और उद्दीपन का उद्दीपन से होता है, अर्थात जो अनुक्रियाएं ज्ञात उत्तेजकों के कारण होती हैं उसे उद्दीपन प्रसूत कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो यहाँ मिल रहा है ज़रूर आप उसे डिनोट करते हुए चलिएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में बहुत भारी नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। अगला है कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बी कह रहा है कि टेस्ट वैलिडेशन, सी कह रहा है कि टेस्ट कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, और डी कह रहा है कि टेस्ट श्योरिंग, ठीक है। अगर बात करते हैं तो ए कह रहा है कि परीक्षण प्रशासन, बी कह रहा है परीक्षण वैधता, सी कह रहा है परीक्षण निर्माण, और डी कह रहा है कि परीक्षण अंकन। तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परीक्षण निर्माण, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो परीक्षण निर्माण का, ओके। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ब्लूप्रिंट में परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जो उद्देश्य और विषय वस्तु के क्षेत्र से संबंध में प्रत्येक प्रश्न का स्थान दिखाते हैं जिसका वह परीक्षण निर्माण करता है।
आगे देखिएगा कि ब्लूप्रिंट एक प्रकार से किसी विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री का निर्माण करने से पहले जब हम उसमें अंकों का विभाजन, प्राप्त उद्देश्यों के बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना आदि की तैयारी के लिए अलग प्रकार के सारणी का निर्माण करते हैं, इसी में प्राप्त उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों आदि का विवरण होता है। इसे ही हम ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ब्लूप्रिंट। अब आते हैं इसके कुछ घटक होते हैं, घटक देख लीजिए। पहला घटक है एक प्रारूप तैयार करना, दूसरा है कि प्रिंट तैयार करना, और चौथा है कि सवालों के जवाब तैयार करना, चौथा है प्रश्न को कोडरी मानकीकरण तैयार करना, और पांचवा है कि अंक प्राप्त और अंकन योजना, और छठा है कि प्रश्नवार तैयारी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ दिए हुए मानक थे जो कि आप याद रखिएगा। अगला है कि विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कोहलर, बी कह रहा है पियाजे, सी कह रहा है ब्रूनर, और डी कह रहा है स्किनर। अगर हम देखते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया था, तो ये दिया था पियाजे ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पियाजे ने 4 संक्रियात्मक अवस्था दिया था, और चारों अवस्था को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात करते हैं तो पियाजे ने दिया था। इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, ठीक है, कि विकास की पूर्व संक्रियात्मक जिन पियाजे ने दिया था, पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, बौद्धिक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया है। ये 4 कौन कौन से हैं, बिल्कुल इसे आप याद रखिएगा। और एक ये भी लाइन याद रखिएगा कि यह सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। ठीक है, पहला है संवेदनागामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष होती है। फिर होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष होती है। फिर होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह होता है 7 से 11 वर्ष। और एक होता है लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष होता है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, आप बिल्कुल इसे नोट कर लीजिएगा और इसके नाम भी रख लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि सी टेट हुआ या किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हुआ या फिर यूपी टेट हुआ, आपको हर जगह देखने को यह क्वेश्चन मिल जाएगा। या तो इसमें से एज पूछ देगा, या फिर इसका क्रम पूछ देगा, या इसमें से एक नाम पूछ देगा कि किसका है। तो ऐसे करके क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस पे आयोग ने सबको 1 नंबर गेस किया था। ठीक है, सबको 1-1 नंबर इस पे मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा है। कहने का तात्पर्य है कि MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी और डी, ये दोनों ही राइट इसके ऑप्शन हो जाएंगे। इसलिए आयोग ने इसको सबको गेस नंबर दे दिया था कि एक एक जो भी जितने भी कैंडिडेट थे सबको 1-1 नंबर मिल गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिएगा बहुत ही ध्यान से कि MPP परीक्षण का उपयोग व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो व्यक्तित्व लक्षण और मनोविकृति का आकलन करता है। ठीक है, एक साइकोमेट्रिक परीक्षण है जो मानसिक स्वस्थ रोगियों द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न सामाजिक, व्यक्तिगत और व्यवहार संबंधी मुद्दों को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक की सहायता करता है। दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले वैज्ञानिकों परीक्षण में से एक है मनोवैज्ञानिक स्टार्क हैथवे और जेसी मैकिनले। ठीक है, मिनेसोटा विश्वविद्यालय के 2 संकाय सदस्यों द्वारा विकसित किया गया था। आयोग ने इस पे सबको समान अंक दिया था, मतलब 1 अंक सबको मिल गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 देखिएगा कि बहुत ही प्यारा है कि अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है परिपक्वता, बी है रुचि, सी है अभिप्रेरणा, और डी की अगर बात करते हैं निर्देशन। तो अधिगम के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? तो अधिगम के लिए सबसे जरूरी होता है अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मोटिवेशन जब तक आपके अंदर नहीं होगा, आप लिख लीजिएगा कि आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। जब आपके अंदर मोटिवेशन हो जाएगा तो आप
कोई भी कार्य बहुत आसानी से और बहुत अच्छा कर सकते हैं। अधिगम हेतु प्रेरणा सर्वाधिक आवश्यक है। प्रेरणा से तात्पर्य किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रण रखने की तत्परता व संलिप्तता की आवश्यकता होती है। वस्तुतः अभिप्रेरणा का उचित प्रयोग करके अध्यापक सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिक अच्छे ढंग से संपादित कर सकता है। बालक अभिप्रेरित बालक मोटिवेशन चिल्ड्रेन ज्ञानार्जन के लिए तत्पर होते हैं तथा वे शीघ्र, सरलता, सहजता और सुगमता से सीखते हैं। ठीक है, इसी के तत्व में स्किनर के जो स्टेटमेंट है वो भी आप याद रखिएगा कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोच्चतम राजमार्ग है। बिल्कुल आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। दूसरा है वुडवर्थ के अनुसार कि प्रत्येक व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित व्यवहार करने के लिए, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तेजित करती है। क्या? तो अभी प्रेरणा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आप याद रखिएगा क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 25 की शैशव अवस्था का समय। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जन्म से 6 वर्ष, बी कह रहा है कि जन्म से 2 वर्ष, सी कह रहा है कि 12 से 18 वर्ष और डी कह रहा है कि 15 वर्ष। अगर हम बात करते हैं शैशव अवस्था तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर मतलब जन्म से 6 वर्ष। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो एक हो जाएगा शैशव अवस्था और दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा होता है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष जो होता है यह होता है आपका बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष होता है किशोरा अवस्था और उसके बाद 18 वर्ष से अधिक जो होता है वो होता है प्रौढ़ा अवस्था। तो 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं, आप भी इसे याद है। शैशव अवस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक, किशोरा अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक और प्रौढ़ा अवस्था 18 से अधिक। क्या हो जाएगा? 18 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा शैशव अवस्था बालक का निर्माण काल होता है। समानता अवस्था जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशव अवस्था 2 से 5 वर्ष आयु उत्तर शैशव अवस्था कहलाती थी, किंतु विभिन्न विद्वानों ने विकास की आवश्यकताओं को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। इन्हीं विद्वानों में एक विद्वान हुए कोल। ठीक है, कोल मनोवैज्ञानिक होने जिन्होंने शैशव अवस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष मानी है। ठीक है, तो आइए इनके अनुसार भी हम लोग देखते हैं कोल के अनुसार। ठीक है, जो इन्होंने विभाजित किया है देखिएगा क्या है कि जन्म से 2 वर्ष शैशव अवस्था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था या बचपन अवस्था 2 से 6 वर्ष, फिर मध्य बाल्य अवस्था ये 6 से 12 वर्ष। अगर वहीं बालिका की बात करते हैं या बालक के लिए 6 से 12 और बालिका के लिए 6 से 10 ही होता है। पूर्व किशोरा अवस्था उत्तर बाल्या अवस्था बालक के लिए 6 से 13 से 14 वर्ष और बालिका के लिए 11 से 12 वर्ष होता है। प्रारंभिक किशोरा अवस्था बालक के लिए ये होता है 16 से 15 से 16 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य किशोरा अवस्था जिसमें बालक 17 से 18 और बालिका 15 से 17 वर्ष। उत्तर बाल्य अवस्था यह आता है बालक के लिए 19 से 20 और बालिका के लिए 18 से 20। तो ये जो डेफिनेशन है या फिर ये जो इनके क्या है जो इन्होंने वर्गीकृत किया है इसको अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यह लगभग नहीं पूछता है, ये एक विशेष केस है। कोल के अगर अनुसार पूछेगा तो ही फिर ऐसा, नहीं तो फिर आप इतना याद रखिएगा कि शैशव अवस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक या 5 वर्ष तक और उसके बाद बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक और किशोरा अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक और प्रौढ़ा अवस्था 18 प्लस होता है। ठीक है, यही जनरली पूछता है। अगर कोल के अनुसार पूछेगा तो इस डिफिनीशन को आप याद रखिएगा। अगला नंबर है कि कोलर निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि व्यक्तित्व सिद्धांत से, बी कह रहा है कि विकास के सिद्धांत से, सी कह रहा है अभिप्रेरणा के सिद्धांत के और डी कह रहा है कि अधिगम के सिद्धांत से। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोल की। अगर हम बात करते हैं तो कोल की बात जब भी आती है तो कोल हो जाता है हम लोगों का अधिगम का सिद्धांत। क्या है? अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। चलिए देखिए
कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम सिद्धांत में क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर का सूच का सिद्धांत अथवा अंतर्दृष्टि का वर्णन किया गया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक का ये नाम है, याद रखिएगा, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। 1959 में इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। कोहलर के अनुसार याद रखिएगा कि एक से अधिक तकनीकी अर्थ में सूझ का अर्थ किसी समस्या के समाधान को एकाएक पकड़ लेना है, जिससे ऐसी क्रिया प्रारंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है और समस्या का समाधान प्रत्यक्ष ज्ञान की क्षेत्र संख्या के संदर्भ में लाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 12, बी कह रहा है 14, सी कह रहा है 16 और डी कह रहा है कि 10। अगर हम बात करते हैं कि मैकडोगल के अनुसार, तो मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती है? 14 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 14 मूल प्रवृत्तियाँ जरूर आप याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूछ लेता है, ठीक है। मैकडोगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियाँ आती हैं और अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है पलायन या भागना, ठीक है। दूसरा है युयुत्सा या युद्ध प्रवृत्ति। तीसरा है निर्वृत्ति या अप्रियता विकर्षण। तीसरा है पुत्र कामना, चौथा है पुत्र कामना। पांचवा है शरणागति। छठा है जिज्ञासा। सातवां है काम, ठीक है। आठवां है आत्म स्थापना। नौवां है दैत्य विनती भाव और 10वां है समूह प्रवृत्ति। चौथा है भोजनावेशण और 12वां है ग्रहण या संचय। 13वां है रचना और 14वां है हास्य। बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये जो है 14 मूल प्रवृत्तियां हैं जो कि हर बार क्वेश्चन में एक न एक करके पूछ ही देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 28 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि मानसिक उल्लेन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मकता, बी कह रहा है अनुप्रयोग और डी सी कह रहा है कि समझ और डी कह रहा है कि समस्या समाधान, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो कब का पेपर है ये भी आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल सीरियल नंबर से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मानसिक उल्हेन्ना प्रतिमान का प्रयोग समस्या समाधान शिक्षण हेतु किया जाता है। मानसिक मस्तिष्क उल्हेन्ना विधि का प्रयोग छात्रों की कल्पना और सृजनशीलता में स्फुटन, ठीक है, प्रस्फुटन एवं विकास के लिए किया जाता है। मानसिक उल्हेन्ना में सबसे पहले छात्रों के सम्मुख कोई ऐसी समस्या इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है जिसका उत्तर छात्र के द्वारा परस्पर विचार विमर्श करके किया जाना संभव है। समस्या के प्रस्तुतिकरण के पश्चात शिक्षक सभी छात्रों के समस्या से संबंधित अपने विचार व सुझावों और या संसाधनों को प्रस्तुत करने का अनुरोध करता है। छात्र अपने विचारों को खुलकर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। छात्रों को बार बार प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने मस्तिष्क को एकाधिक उद्वेलित करके विभिन्न दृष्टिकोण सोचने के लिए उन्मुख करें तथा उस समय आने वाले विचारों को समझ प्रस्तुत करें। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा कि निम्नलिखित में से प्रयोग कुत्ता एक विषय था। तो कुत्ता का जो विषय है यह किस मनोवैज्ञानिक ने कुत्ता पे प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि थॉर्नडाइक, बी कह रहा है पावलो, डी कह रहा है स्किनर और सी कह रहा है कि कोहलर। अगर हम देखते हैं कुत्ता की जब बात आती है तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पावलो। क्या हो जाएगा? पावलो हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो कुत्ता पे किया था। देखिएगा पावलो के प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, ठीक है। इनका नाम है आईपी पावलो, ठीक है। यह एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने पाचन क्रिया के दैहिक का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया और उनका अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। किसको? पावलो को। आगे देखिएगा पावलो ने अपने सीखने का सिद्धांत का आधार अनुबंधन को
माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन, ठीक है, स्टिमुलस और अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच सहचार्य स्थापित होता है। पावलो के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल अनुबंधन या, ठीक है, वादी अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। तो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत ये भी आप याद रखिएगा कि पावलो का ही है। पावलो ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया था, तो कुत्ते का जब नाम आएगा तो पावलो से जुड़ जाएगा, याद रखिएगा। अब इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। मौलिकता, नम्यता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व, बी सृजनात्मकता और सी बुद्धि और डी अभिप्रेरणा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिएटिविटी, जो कि सृजनात्मकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्रिएटिविटी क्या हो जाएगा? क्रिएटिविटी हो जाएगा, सृजनात्मकता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह सृजनात्मकता के घटक है। सृजनात्मकता तथा रचनात्मक की किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध, किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, अस्वीकृति करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। यह एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है, ठीक है। आगे देखिएगा कि सृजनात्मकता का विकास करने वाले निम्न तत्व हैं। सृजनात्मकता स्तर, बौद्धिक स्तर, मापन योग्यता, व्यवहार, मौलिक एवं नवीन माध्यम हो जाएगा, साहस हो जाएगा और सामाजिक स्वीकृति तथा प्रवीणता हो जाएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार कि सृजनात्मकता मौलिक परिमाणों को व्यक्त करने का मानसिक प्रक्रिया है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर आप बताइए, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर था, जो कि 2021 में फार्म भरा गया था और 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताइएगा। और जाते जाते इसी के साथ किसी ने क्या खूब कहा है कि अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना दो अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना दो कि थकान भी कहे तू जीत जा यार, ठीक है। तो बिल्कुल हमें अपने कार्य को करना है, किसी के सहारे नहीं बैठना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है। इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।